नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। चार नंबर के हिसाब से तुम लोग बहुत कुछ पढ़ोगे। चलो, सो बेटा, ये टॉपिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक पढ़ोगे। इनइक्वालिटी तो हम लोग जानते हैं कैसे काम करते हैं, ये तो पता है। अब जो भी काम हम लोग करते हैं ना, उसको थोड़ा सा फैंसी फैंसी वर्ड्स दे के यूज करेंगे। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इनइक्वालिटी क्या होता है, तुम लोगों को पता है। सबसे पहले अगर आपको बोला जाए कि a इज इक्वल्स टू बी, तो ये इक्वेशन का केस है। दूसरा अगर बोल दे a इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब क्या होगा? a और b बराबर नहीं है। अच्छा, अगर a और b बराबर नहीं है तो इसका दो केस पॉसिबल हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? a बड़ा होगा b से, दूसरा a छोटा होगा b से। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं एलएचएस और आरएचएस के बीच में? तीन केसेस पॉसिबल हो सकते हैं नॉर्मली। पहला है ये दोनों एक दूसरे से बराबर होगा, एलएचएस आरएचएस। दूसरा ये वाला एलएचएस बड़ा होगा, और तीसरा एलएचएस छोटा होगा। ये जानते हैं हम लोग। तो इनइक्वालिटी तो समझ में आता है अपने को। अब ये साइन का, इस साइन को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन का साइन। हमेशा एलएचएस में जो ओपन हो रहा है उसको कंसिडर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एलएचएस में देखेंगे तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये ग्रेटर देन का साइन हुआ। यहाँ पे एलएचएस को देखोगे तो एलएचएस इज स्मॉलर देन आरएचएस, तो ये किसका साइन हुआ? लेस देन का साइन हुआ। ठीक है, अब क्या यहां पर इन दोनों साइन में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है? यहां पर ग्रेटर देन है और यहां पर लेस देन है, तो ये दोनों केस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में ये सब नहीं आएगा, टेंशन मत लो, थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़ना है बस। इनको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और उसको क्या बोलोगे? लेस देन इक्वल्स टू। लिख लेना बगल में साथ में, दिस इज कॉल्ड लेस देन इक्वल्स टू। एक तो ये तरीका हुआ इनको ऐसे बोलने का। दूसरा तरीका क्या होता है? अगर यहां पे लिख दो a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ऐसे लिख दे, तो b का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? अदर वे बोलोगे, b का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? a। अच्छा, यहां पे इस केस में b का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? इंफिनिटी। चलो अभी देखो, गलत बोल दिया तुम लोग। अब उल्टा पूछते हैं, फिर से बोलना, सोच के बोलना। यहां पर चलो ऐसे पूछते हैं, ए के केस में ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? और इन दोनों को कंपेयर करोगे अगर तो, अच्छा ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, गलत आंसर दे रहे हो। चलो, स्कूल में जनरली पासिंग मार्क्स होता है 30-40 जो भी होता है, तो बोल देते हैं कि पासिंग मार्क्स इज 40। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स 40 है, तो मतलब आपको मिनिमम कितना लाना पड़ेगा? 40, और 40 से ज्यादा लाओगे तो फेल हो जाओगे क्या? 40 से ज्यादा लाने में भी पास कहलाएंगे? तो बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, एलएचएस से कंपेयर करो, पासिंग मार्क्स के लिए मिनिमम कितना मार्क्स आना चाहिए? 40, और 40 से ज्यादा आ गया तो फेल हो जाओगे क्या? 40 से ज्यादा आएगा तो भी पास होंगे। अब इसको अलग अलग करो, पासिंग मार्क्स को शॉर्ट में लिखते पीएम, तो पीएम पासिंग मार्क्स कितना है? 40 से ज्यादा लाओगे तो पास, या फिर 40 के बराबर भी ले आओगे तो भी तो पास कहलाओगे। तो इसी चीज को हम लोग अगर ब्रेक करें तो एक हो गया ग्रेटर देन का और दूसरा हो गया इक्वलिटी। यहां पर बोलते हैं पासिंग मार्क्स इज मिनिमम कितना? 40। इसको पढ़ोगे कैसे? स्टेटमेंट में अगर पढ़ना पड़े तो क्या बोलेंगे? पासिंग मार्क्स इज मिनिमम 40। मिनिमम 40 मतलब टू पास। अब इसको अदर तरीके से बोलते हैं, टू पास यू शुड स्कोर एटलीस्ट की एटमोस्ट, यू शुड स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। ये बात समझ में आया? तो बेटा ये वाला जो सिग्नल, ये जो साइन होता है, ये साइन किसका साइन होता है?
एटलीस्ट का साइन होता है कि मिनिमम अपने को इतना चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा आ गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ये साइन हो गया एटलीस्ट का। अब इसके आते हैं इसके उल्टे केस में, इसको क्या बोलते हैं? एटमोस्ट। मैक्सिमम बी तक जा सकता है उसका वैल्यू और उससे कम ही रहेगा। तो ए का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? बी, और या तो उससे कम रहेगा। यहां पे ए का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है? बी, या तो ए का वैल्यू उससे ज्यादा रहेगा। ऐसे बोलना, इन्फिनिटी वगैरह नहीं बोलना, वो बोल सकते हैं लेकिन कंपैरिजन वाइज में ऐसे बोलेंगे। डन। तो ये एटलीस्ट कहलाता है, ये एटमोस्ट कहलाता है। समझ में आया? लिखो इसको जल्दी से। एंड दिस इज कॉल्ड स्लैक। अच्छा पहले इतना लिखो, चलो ये आएगा नहीं एग्जाम में लेकिन भरोसा नहीं है तो इसलिए लिख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, जब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं होता तो इसको बोला जाता है क्या? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लग जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लैक इनइक्वालिटी। लिख लो, दिस इज कॉल्ड। जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें कहीं भी ये सब वर्ड का यूज नहीं है, परेशान नहीं होना है, बट हाँ थ्योरी लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं हम लोग भी। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। डन, मिटा दे इसको। चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट सेज, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? जब भी अपने को बोला जाए 11 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अपने को बोला जाए 3 1/2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? ठीक है। दूसरा 5x - 2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कैसे पता? एक्स का वैल्यू तो पता ही नहीं है, इसका तो निकालना पड़ता है वैल्यू। और इसका आंसर कैसे निकलता है? इंटरवल में। फंक्शन चैप्टर पढ़े थे हम लोग क्लास 11th में, उसमें ये सब चीज था, इंटरवल निकाल के आंसर निकालना। ये हम लोग अभी भी निकालेंगे। तो जब भी अपने को इनइक्वालिटी दिया हो, सपोज ये वाला साइन ग्रेटर देन, और यहां पर कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, जो आपके चैप्टर का नाम है। क्या बोला जाता है इसको? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। और जहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा इसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। एग्जाम में ये सब पूछेगा नहीं, बट थ्योरी में है तो समझ के रखो, बस टर्म का नाम याद रखना, ठीक है? इसको बोलते हैं जहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है उसको न्यूमेरिकल, जहां पे इन्वॉल्व है उसको लिटरल। चलो अब जो हम लोग का एक्सरसाइज है 2.1, हम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। 45 ओपन किया, देखो वहां पे बहुत सारा प्रॉपर्टी लिखा है, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, दिख रहा है? दिख रहा है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 एडिशन। तो हम लोग तो ये बात जानते हैं कि अगर ये तो पढ़ते भी आओ पहले से कि अगर x इज ग्रेटर देन y है और तुम इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी तुम में कर सकते हो। तुम ऐसा काम सपोज करो, एक नंबर है z और z एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? तो तुम दोनों साइड ऑफ इक्वालिटी में अगर इसको ऐड कर भी दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ये बात तो पहले से जानते हैं। इसको देखो नाम यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया बेटा? एडिशन प्रॉपर्टी। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तुम सब कर सकते हो, बस एक ही रेस्ट्रिक्शन होता है इनइक्वालिटी में, वो क्या है? नेगेटिव नंबर्स। क्या रेस्ट्रिक्शन होता है? नेगेटिव नंबर्स का। अगर आपको x इज ग्रेटर देन y दिया हुआ है और तुमने इसमें मल्टीप्लाई किया है एक नंबर, पहला केस, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर की पॉजिटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर। तो बेटा तुम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये तो हम लोग जानते थे। और एक और चीज जानते हैं, अगर z लेस देन 0 है मतलब ये कैसा नंबर है? नेगेटिव। तो अगर तुम इनइक्वालिटी में नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये चेंज होके क्या बन जाएगा? लेस देन, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स के केस में। सेम गोज विद डिवीजन का केस। अगर तुम्हारे पास ये केस दिया हुआ है और z एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर तुम x बाई z करो, y बाई z करो, साइन चेंज नहीं होगा अगर तुमने पॉजिटिव नंबर डिवाइड किया है। अगर तुमने नेगेटिव नंबर डिवाइड कर दिया, x बाई जेड और y बाई जेड, और इस बार z कैसा नंबर है? नेगेटिव, तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो ये जो पहले से तुम जानते हो, प्रॉपर्टी करके इतना सारा लिख दिया है, परेशान मत होना, इग्नोर करेंगे इसको। क्यों? पहले एक्सरसाइज में इसका जरूरत नहीं है।
अब जो पहले एक्सरसाइज में जरूरत है, आ जाओ उस पॉइंट पे। टेबल दिख रहा है, बुक का पेज पलटो, देखो अगले पेज में तुम लोगों को ये टेबल दिखेगा। देखा? देख गया? पूरा जो एक्सरसाइज 2.1 है तुमको बस यही करना है। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उससे पूछेगा कंक्लूजन बताओ, आपसे कंक्लूजन पूछेगा। तो एक स्टेटमेंट रहेगा क्वेश्चन में, सबसे पहले दिया रहेगा एक स्टेटमेंट और बोलेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, वो आपको बताना है। तो पूरा क्वेश्चन 2.1 का है कि पहले होगा एक स्टेटमेंट, आपको बेटा इसको एनालाइज करना होगा, एनालाइज करके रिजल्ट बताना होगा कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। बस ये काम करना है, ठीक। पूरा एनालिसिस होगा इस टेबल के हिसाब से। अब ये बहुत आसान है, तुम चाहो तो पढ़ के समझ सकते हो। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट बता देंगे कि आप तुरंत कैसे निकालोगे आंसर। क्या करना है, पहला वाला केस देखो, यहां पे बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, फिर दूसरा एनालिसिस बी इज ग्रेटर देन सी। तो ओवरऑल इसको देखोगे तो क्या बोल सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी। सही है, पहले वाले को देख के, ठीक है। दूसरा वाला देखो, पहले बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ओ इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ होना चाहिए था। इक्वालिटी है, रुको इसको देख कर रहा हूं। बी और सी के बीच में इक्वालिटी है और सेकंड वाले में यहां पे, बाकी ठीक है। हाँ, सेकंड केस यहां पे बोल रहा है ए और बी का रिलेशन कैसा है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ये बोला हुआ है। आपको बताना ए और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो क्या बोलोगे, ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी। अब देखो यहां से हम लोग अगर इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें, इस पार्ट को खाली, इसको अच्छा से समझना, आगे वाला अपने समझ जाओगे। पहले ना इनको पकड़ो, ये वाले को, इनका दो इन्फरेंस, इनका दो कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा बेटा, कि बी इज ग्रेटर देन सी तो है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल सकता है, और बी कैन बी इक्वल्स टू सी। दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है। पहले वाले केस को लेते हैं, ये वाले केस को। अब इस वाले केस को कंपेयर करो ए के साथ में। ए तो बाबू हमेशा ग्रेटर देन था, यहां पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है। इस पॉइंट पे देखोगे तो कोई इक्वालिटी का साइन नहीं है। अब इसको कंपेयर करते हैं ए के साथ, पहले वाला ए इज लाइक दिस, तो ये तो डेफिनेटली वापस यही पार्ट 1 आ गया ना, ये तो डेफिनेटली पार्ट 1 आ गया। तो इससे ये वाला आंसर वेरीफाई हो रहा है। ये किसको चूज किया हमने, ये वाले को, ये वाले को रखा। सेकंड ऑप्शन लेते हैं इसको, दिस इज पॉइंट 2। चलो पॉइंट 2 को लिखते हैं, ए तो डेफिनेटली ग्रेटर है बी से। ये बोल रहा है बी और सी क्या है, इक्वल है, तो बी के जगह पे सी लिख सकते हैं। फिर अगर बी और सी इक्वल है तो बी हटा के यहां पे क्या लिख देते हैं, सी। देखो बेटा, तो भी तो यही रिजल्ट निकलेगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो अगर चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे इसको आप ऐसे कंपेयर करो, ऑलवेज ऑलवेज आंसर क्या आएगा हमेशा, ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी। इसमें कोई दो राय नहीं, कंफ्यूज होना ही नहीं है। ये तो हो गया समझने का थोड़ा सा डिटेल में तरीका। इक्वालिटी का साइन जब भी आता है बेटा तो दो केस बनता है। पहला केस ग्रेटर देन का केस बनता है और दूसरा क्या बनता है, जो भी इक्वालिटी अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका केस बनता है। ठीक है, इतना डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब आते हैं शॉर्टकट पे। नहीं समझ में आया इतना छोड़ो, एलएचएस से आरएचएस की ओर के देखो। अगर साइन में कोई चेंज नहीं है, यहां से यहां जाते हैं, इधर भी ग्रेटर देन है, यहां भी ग्रेटर देन है, तो बेटा जो भी रिजल्ट आएगा ना, एलएचएस हमेशा ग्रेटर देन का केस देगा आपको। फिर आप एलएचएस से नीचे वाला में जाओ, यहां पर इक्वालिटी था, यहां पे जाओ पूरा, यहां भी ग्रेटर देन है, यहां भी ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, फर्क नहीं पड़ता, अपने को हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी। उसके नीचे आते हैं, यहां भी ग्रेटर देन है, इक्वालिटी है, फर्क नहीं पड़ता उससे, ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन सी। फोर्थ नंबर, यहां पे साइन में जाओ, यहां पे इक्वालिटी का साइन है, लेकिन इस इक्वालिटी का साइन को कंपेयर करो, ए और बी बोलता है इक्वल है, ए के जगह पे बी रख दो, मतलब बी के जगह पे ए रख दो, तो रिजल्ट ऐसे मिलेगा। ये तो सबसे सिंपल है। इसके नीचे वाला में भी आ जाओ, ये बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी और बी और सी का वैल्यू क्या है, बराबर, तो बी के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, सी, तो डेफिनेटली रिजल्ट वही है। इक्वालिटी के केस में कभी भी आंसर गलत नहीं होता, क्योंकि तुम एक दूसरे का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर पाओगे। प्रॉब्लम कहां होता है, जहां पे इक्वालिटी ग्रेटर देन लेस देन का केस चलता है,
अगर सेम सेम चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन वही रहेगा। अब इसका ठीक रिवर्स केस यहां पर है। यहां पर देखो ग्रेटर देन का साइन था, इस बार यहां पे क्या चीज का साइन है दीदी? लेस देन का साइन है। तो देखो आंसर भी क्या चीज का निकल रहा होगा? लेस देन का निकल रहा है। अब पहले तीनों केस देखो, यहां से यहां तक का केस कहीं पर होगा ग्रेटर देन, ये लगा हुआ कैसे? ऐसे लगा हुआ है ना। बस ये जो साइन यहां पे चल रहा था वो रिवर्स हो गया इस केस में। तो बेटा एलएचएस से जाएंगे, क्या यहां भी लेस देन है, यहां भी लेस देन है? हाँ, तो साइन चेंज होगा? नहीं होगा। तो ए विल बी लेस देन सी। सेकंड पॉइंट पे आओ, ए इज लेस देन बी, लेस देन इक्वल्स टू सी। साइन चेंज हुआ है कहीं भी? नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया। थर्ड केस में भी साइन चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट में? नहीं हो रहा, आ गया। अब आते इक्वालिटी का केस, ये तो बहुत आसान है। ए और सी के बीच में रिलेशन बताना है, ए और बी बराबर है, तो बी के जगह पे क्या रख सकते हैं? ए, तो भी रिजल्ट यही आएगा। यहां पे बी के जगह पे रख सकते हो सी, रिजल्ट आ गया। इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आएगा? वो नहीं आएगा। ये दोनों केस समझ में आया? पक्का? चलो अब आते हैं थर्ड वाले रो पे। थर्ड वाला रो को ध्यान से देखो, इक्वालिटी लगा होना चाहिए कहीं पे, सारे में है। ओके, देखो अब ये वाला केस और ये वाला केस दोनों बराबर होगा। यहां पे बोल रहा बेटा सब में एलएचएस से आरएचएस में जाओगे, एलएचएस से आरएचएस में जाओगे तो साइन क्या चीज का है? ग्रेटर देन की लेस देन? ग्रेटर देन। तो डेफिनेटली एक साइन तो आएगा ग्रेटर देन का, ए और सी के बीच में रिलेशन ये निकलेगा। लेकिन इन दोनों केस में इस बार क्या लगा हुआ है? इक्वालिटी। तो दो केस पॉसिबल हुआ, आइदर ए विल बी ग्रेटर देन सी, और एक और केस पॉसिबल क्या हो सकता है? ए विल बी इक्वल्स टू सी। अब जब इन दोनों का आंसर एक साथ लिखोगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, यहां पे भी इक्वालिटी लगा लेंगे, ठीक है। यहां पे भी देखो सब जगह साइन, जैसा जैसा साइन पलटेगा वैसा वैसा आपको आंसर पलट देना है। अब इसका ठीक रिवर्स केस यहां पर है, यहां पर इक्वालिटी का साइन लगा दो। ये दोनों पार्ट ओके। लास्ट पार्ट में आते हैं, इसका आंसर सबसे आसान होता है। लेफ्ट से राइट की ओर जाओ, देखो साइन पलट रहा है क्या? यहां पर लेस देन है, यहां पे क्या है? यहां पे लेस देन है, यहां पे क्या है? ग्रेटर देन। तो बेटा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा इसका। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आओ, सेकंड वाला देखो, यहां पे इक्वालिटी लगा हुआ है क्या? कहां पे? बी और ए और बी में, यहां पे ये इक्वालिटी लगा है। अब इस साइन को लेफ्ट से राइट में देखो, यहां पर लेस देन इक्वल्स टू है और यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, तो दोनों रिवर्स साइन है, सेम तो जा नहीं रहा, तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो अगर ऐसे केसेस आपको दिख जाए जहां पर लेफ्ट से राइट में जाओ और ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ जा रहा है, तो इस स्टेटमेंट का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, ठीक है। ये एक बेसिक्स है। अब आप इसके आंसर और क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखोगे बहुत मजा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन 2.1, चलो शुरू हो जाओ। पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा, इसको हल्के में नहीं लेना है, अपने को 100 चाहिए। तो सबसे पहले बोल रहा है स्टेटमेंट ए, अरे बाप रे, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, c इज इक्वल्स टू बी। हम फिर से लिख रहे हैं c इज इक्वल्स टू बी, फिर क्या है? लेस देन इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई, ठीक है। ये है स्टेटमेंट। कंक्लूजन दिया हुआ है पहला, कंक्लूजन नंबर 1, c शुड बी इक्वल्स टू x। बेटा कहीं भी x दिख रहा है? यहां पर जो भी स्टेटमेंट है यहां कहीं भी x का जिक्र है? तो जब x एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसके बीच में कोई रिलेशन बता सकते हैं? लिखो डायरेक्टली, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, there is no relation between c and x in the statement, hence no conclusion. There is no conclusion between c and x in the statement, hence no conclusion. चलो तो ये हो गया खत्म स्टेटमेंट नंबर। कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 क्या है? c इज लेस देन d।
चलो ये इसको खोजना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सी भी यहां पर है और डी भी यहां पर है। अब आते हैं देखते हैं, C इज इक्वल्स टू बी, सबसे पहले यहां पे दे रहा है C और B का वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो क्या उसको हटाया जा सकता है? चलो इसको मिनिमाइज करके लिखते हैं, C B के जगह पे लिख देते हैं C इज ग्रेटर देन A, दिस इज लेस देन D। ठीक है, अब यहां पर C और D के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनना पॉसिबल होगा? कोई कंक्लूजन निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे? लेफ्ट से राइट में जब देखोगे तो दोनों साइन क्या है, रिवर्स है। यहां पे ग्रेटर देन आ रहा है, यहां पे लेस देन आ रहा है, तो इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा? तो सीधे लिख दो, देयर इज नो कंक्लूजन, द स्टेटमेंट हैज नो कंक्लूजन। यहां पे लिखना फ्रॉम द स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करना इस तरीके से, फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट कॉमा, फिर ये लिखना। तो कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों के दोनों ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। तो फाइनल आंसर लिख देना, नाइदर कंक्लूजन 1 इज ट्रू, नाइदर नॉर 2 इज ट्रू। बोल, ये बचपन वाला चीज नहीं लग रहा तुम लोगों को? लेकिन एक नंबर में आके अच्छा टेंशन मत ले, आएगा इसका अच्छा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे आओ, स्टेटमेंट पढ़ो और कोशिश करो तो अपने से सॉल्व करने का। चलो स्टेटमेंट क्या है, P इज ग्रेटर देन Q, T इज लेस देन इक्वल्स टू R, लेस देन S, और S इज ग्रेटर देन P। पहले पॉइंट पे आते, कंक्लूजन 1, P इज लेस देन R। तो P और R के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन है? यहां पर हमारे पास 3 रिलेशन दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में। पहला रिलेशन क्या है, ये P Q से बड़ा है, ये पहला रिलेशन। दूसरा T R और S के बीच में रिलेशन। तीसरा S और P के बीच में। इन तीनों रिलेशन में कहीं भी आपको ऐसा एस्टैब्लिश होते हुए दिख रहा है P और R के बीच में रिलेशन? यहां पर रिलेशन P का किसके साथ है, Q। क्या Q यहां पे है? नहीं है। यहां पे P का रिलेशन किसके साथ है, S के साथ में। अच्छा, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है फिर कि बन सकता है। चलो अब यहां वाला S बोल रहा है ग्रेटर देन P है, तो इसको लेते हैं हम लोग, ये वाले रिलेशन को, इसको लिख के देखते हैं, T लेस देन R S, और क्या बोल रहा है, S इज ग्रेटर देन P। कंबाइन कर सकते हैं इन दोनों के हिसाब से, इसको और इसको हम लोगों ने कंबाइन किया तो ये बन के आया। अब आपको रिलेशन किसके किसके बीच में चाहिए, P और R के बीच में। तो बस P और R को यहां से हाईलाइट करके एक बार ध्यान से देखो, लेफ्ट से राइट में जाओगे तो साइन चेंज हो जा रहा है। यहां पर कौन सा साइन है, लेस देन का साइन है, यहां पे ग्रेटर देन का साइन है। लिखेंगे हेंस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन R and P, hence conclusion 1 is false। कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 क्या है, T इज इक्वल टू का भी साइन है क्या यहां पे, सेकंड नंबर में बस यही दिया हुआ है। चलो तो T इज ग्रेटर देन S, T और S के बीच में रिलेशन है, हाँ है। अब देखो यहां पे ये रिलेशन तुम देखोगे तो साइन भी एक तरफ जा रहा है, तो जब साइन एक तरफ जा रहा है, चलो तो यहां पे लिखेंगे गिवन T is less than equals to R is less than equals to R। इससे क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, T is less than S, लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है, T is greater than S। तो ये और दोनों कंक्लूजन में डिफरेंस है, तो क्या लिखेंगे, कंक्लूजन is false, hence स्टेटमेंट है B इज ग्रेटर देन C,
C is less than equals to E equals to D, B equals to F। चलो कंक्लूजन नंबर 1 पे आते हैं। A is greater than C। A और C के बीच में रिलेशन बनाना बेटा। A कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक तो A यहाँ पे है और C तो 2-3 जगह है। चलो A अपने को यहां से मिला, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पे C और B के बीच में रिलेशन है, यहां पे C और B के बीच में रिलेशन है, और यहां पे B और A के बीच में रिलेशन बन सकता है। तो बस हम लोग इन दोनों को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसको कंसिडर करेंगे नहीं, ना तो यहां पे A है ना तो यहां पे B है, तो अपने को C है लेकिन मुश्किल है, ED नहीं बनेगा, इन दोनों से बन सकता है। तो लिखते हैं, पहला लिखेंगे B इज ग्रेटर देन C, यहां पे F को हटा के लिख दो B, तो ये आ गया केस। चलो अब इन दोनों को कंबाइन करके बोलो क्या वैल्यूज बनेगा, इन दोनों को जोड़ना है अब आपको। दिस इंप्लाइज, बोल रहा है A B से बड़ा है और यहां पे B C से बड़ा है, तो B C से बड़ा है, और फिर बोल रहा है A B से बड़ा है। कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइन करने के बाद ये रिलेशन आया, अच्छा तब क्या आएगा? A इज ग्रेटर देन C, सारा साइन सेम है। चलो तो कंक्लूजन निकल के आया, तो हेंस कंक्लूजन इज ट्रू। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 इज A लेस देन इक्वल्स टू E। चलो भाई E और A के बीच में रिलेशन चाहिए, तो देखो अभी हम लोगों ने यहां से A और C के बीच में रिलेशन निकाला है ना, इसको पकड़ते हैं। यहां से क्या रिलेशन बनेगा अपने पास? C इज लेस देन इक्वल्स टू E, ये आएगा। और अभी अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है? A इज ग्रेटर देन C, प्रूफ किया अभी तक तुरंत हम लोगों ने। चलो अब इन दोनों को कंबाइन करना है, बोल रहा है A C से बड़ा है, तो जब हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे A इज ग्रेटर देन C बट E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। पॉसिबल है कंक्लूजन निकालना? लेफ्ट से राइट की ओर में जाएंगे तो साइन चेंज हो जा रहा है, तो कंक्लूजन बनेगा नहीं, तो क्या लिखोगे? विल गेट नो कंक्लूजन। we will get no conclusion। अच्छा यहां पे जो हम लोग लिख रहे हैं we will get no conclusion, इन अदर वर्ड्स जो क्या लिख सकते हैं, ये जो कंक्लूजन है वो क्या है? फॉल्स है। आप नीचे में लिख भी देना, गिवन कंक्लूजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, 4th नंबर। तो स्टेटमेंट्स है B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, लेस देन C, E, सब एक ही में क्या? अच्छा ठीक है। पॉइंट नंबर 1, कंक्लूजन है हमारे पास D इज ग्रेटर देन A। चलो D यहां पर है और A यहां पे बहुत दूर है। चलो देखते हैं, यहां से यहां तक देखो, कोशिश करके बनाने का क्या क्या चीज हम लोग बना सकते हैं। D और A के बीच में चाहिए हम लोग को रिलेशन, तो देखते हैं क्या बन सकता है, बस इतना ही कंसिडर करना। तो लिखेंगे D इज लेस देन C, ग्रेटर देन इक्वल्स टू E और F में एक ही चीज लिखो। अब बताओ यहां पर D और A के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन बनना पॉसिबल दिख रहा है? यहां पर रिलेशन तुम कब बना सकते हो? जब जनरली कितना का केस रहे? 3 का केस रहे। तो क्या 3 के पेयर में आपको D और A के बीच में रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है? पॉसिबल है, तो लिखो विल गेट नो कंक्लूजन। विल गेट नो कंक्लूजन। और इसको और अच्छे से प्रूफ कैसे कर सकते हो? लेट अस सपोज कि हम लोग 3 का एक ना एक जगह कर लेते हैं। चलो इन 3 को एक जगह करते हैं, ठीक है। अब इन 3 को भी एक जगह करोगे, इनके ही बीच में कंक्लूजन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? यहां पे और यहां पे दोनों का साइन क्या है? उल्टा है, तो कंक्लूजन बनना पॉसिबल है ही नहीं। चलिए तो कोई कंक्लूजन नहीं बता तो क्या लिखेंगे? गिवन कंक्लूजन इज फॉल्स। कंक्लूजन नंबर 1 फॉल्स हो गया।
सेकंड वाला ट्रू है, C इज ग्रेटर देन F। अरे तो यहीं पे साफ साफ दिख रहा है। चलो यहीं से पैर उठा सकते हैं हम लोग, तो C इज ग्रेटर देन F तो डायरेक्ट आ जाएगा। एक और लिख ही देते हैं, D इज दिस एंड D इज दिस। ये तो साफ है, चलो लिख सकते हैं। द गिवन कंक्लूजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, नेक्स्ट वन। K is less than G कंक्लूजन नंबर 1 ट्रू या फॉल्स? K और U के बीच में रिलेशन चाहिए। K और U के बीच में रिलेशन बनना पॉसिबल है? कोशिश करते हैं, देखते हैं। N और U को बराबर ले सकते हैं, तो N और U को बराबर ले भी ले तो G विल बी लेस देन इक्वल्स टू U आ जाएगा। और यहां पे K, ठीक है। अब इनका पेयर अगर बनाने की कोशिश करोगे तो क्या लिखेंगे? K इज लेस देन H। यहां पे देखो बेटा, ये बोल रहा है G U से छोटा है, तो क्या इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कोई वैल्यू बना सकते हैं? ग्रेटर देन, और यहां पे लिख सकते हैं G U से छोटा इक्वल्स टू का केस। ये दोनों को कंबाइन तो कर किया जा सकता है ना। अब यहां पर तुम्हें किसका रिलेशन चाहिए? K और U के बीच में। इन एनी केस इन्हीं के बीच में रिलेशन नहीं बन सकता। इन तीनों को पकड़ोगे तो इसके बीच में रिलेशन बन ही नहीं सकता। क्यों? ऑपोजिट साइंस है यहां पे। तो क्या लिखेंगे? We will not get any conclusion. There is no conclusion. There is no conclusion between K and U. Hence, the given conclusion is false. Point number 2. Second का क्या सीन है? H बड़ा है N से। चलो H का चेक करते हैं। H है यहाँ पे, G है और G और इसका रिलेशन है, तो चलो H का रिलेशन बनाया जा सकता है। देखते हैं, H बड़ा होगा G से और G छोटा है N से। ओहो, बनेगा इसका? ऑपोजिट साइंस आ गए। देयर इज नो कंक्लूजन, हेंस द गिवन कंक्लूजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म। अभी तक हम लोग जो 5 में पढ़ रहे थे बेटा, ये हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनइक्वालिटी, जहां पर आपको सारा साइन डायरेक्टली दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा ज्यादा है। अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन है तो ज्यादा चांस यहीं से आने का होगा। क्या है यहां पर केस? द केस ऑफ कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड रहेगा जो भी इनइक्वालिटी का केस है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। देखो 6 से 10 में लेके फॉलोइंग सिंबल्स आर यूज एट द रेट एंड डॉलर हैश एंड परसेंटेज, उसको यूज किया गया है। सारा का मीनिंग आपको दे दिया है, ये मीनिंग होगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हैं यहां पे? 6 से लेके 10 तक। 6, 7 करते हैं, 8, 9, 10 होमवर्क चला जाएगा आपका, कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला काम कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ होगा कोड में, उसको पहले कन्वर्ट करोगे इनइक्वालिटी के केस में। तो पहला वाला क्वेश्चन पे आते हैं 6 में। स्टेटमेंट को वापस से रीराइट करो। तो स्टेटमेंट करेंगे ए डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब इक्वल्स टू, तो ए इक्वल्स टू बी। हैश का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू आ गया टी। परसेंटेज का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का केस। ठीक है, परसेंटेज यहां पे दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। एंड का मतलब क्या है? सॉरी, डॉलर का मतलब क्या है? इक्वल्स टू क्यू। तो ये अपना स्टेटमेंट आ गया। फिर दूसरा काम, कंक्लूजन नंबर 1 पे आते हैं। कंक्लूजन को भी डिकोड करो बेटा। यहां पे क्या दिया हुआ है? डॉलर। डॉलर का मतलब क्या होता है? तो आपको ये बताना है कि a इक्वल्स टू पी पॉसिबल है कि नहीं। बोलो, पॉसिबल है क्या? दिस इज गुड क्वेश्चन। ए और पी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो कहां से कहां तक पकड़ेंगे? यहां से यहां तक। चलो a इक्वल्स टू बी, तो b के जगह पर a लिख सकते हैं क्या? इसको पकड़ना अपने को, तो b के जगह पे क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं, तो a लिख दिया और लेस देन इक्वल्स टू p। अब ये पूछ रहा है a इक्वल्स टू b,
पॉसिबल है क्या? हाँ हो सकता है। क्यों? इसका तो दो आंसर होता है ना। पहला आंसर क्या होता है? ए पी से छोटा होगा, दूसरा ए पी के बराबर होगा। तो बेटा ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसका आंसर लिखने से पहले इसके बगल वाला को पहले चेक कर लो क्या पूछा है। जब भी ऐसा केस आएगा पार्शियली ट्रू हो सकता है, तो उसका सेकंड स्टेटमेंट को, सेकंड कंक्लूजन को आपको चेक करना है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ये पार्शियली ट्रू हो सकता है, तो चलो इसको हटा दे रहे अभी। अब देखो कंक्लूजन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, यही दिया हुआ है कुछ इसी टाइप का, सेकंड वाला ऑप्शन इसका। कंक्लूजन नंबर 2 ये बोलता है ए एट द रेट, एट द रेट का मतलब, एट द रेट का मतलब लेस देन। लो आ गया कंफ्यूजन। आओ चेक करते हैं, यहां से हमने ऊपर में क्या निकाला था, ए इज लेस देन इक्वल्स टू पी। अब इसका दो कंक्लूजन इसका भी निकलता है और दो कंक्लूजन इसका भी पॉसिबिलिटी निकलता है। पहला इसका पॉसिबिलिटी ए लेस देन पी, दूसरा ए इक्वल्स टू पी। इसका क्या निकलेगा, ए लेस देन पी और ए इक्वल्स टू पी। कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों में से एक ही कंक्लूजन सही होगा। आइदर ए विल बी इक्वल्स टू पी और ए विल बी लेस देन पी। इन दोनों कंक्लूजन में से एक ही कंक्लूजन सही हो सकता है। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आइदर कंक्लूजन 1 विल बी ट्रू और कंक्लूजन 2 विल बी ट्रू। दोनों एक साथ ट्रू होना पॉसिबल नहीं है। साइमल्टेनियसली बोथ द कंक्लूजन्स कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, कोडेड 6 के बाद 7 नंबर। अरे बताना तुम लोग, डॉलर का मतलब क्या है? हाँ, डॉलर इज इक्वल्स टू एट द रेट लेस देन, बस लेस देन पी, एट द रेट लेस देन, एंड का मतलब ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब, अरे इक्वालिटी का साइन नहीं है कहीं भी, लेस देन इक्वल्स टू वगैरह। अच्छा हैश में और परसेंटेज में, हैश और परसेंटेज यूज किया ही नहीं है, ठीक है। चलो बेटा कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन 1, टी एट द रेट का मतलब क्या होता है, लेस देन, टी इज लेस देन यू। चलो टी और यू चाहिए अपने को, टी और यू कहां मिलेगा अपने को, ये ले डायरेक्टली, ये तो अवेलेबल है अगल बगल में, तो टी और यू यहां अवेलेबल है। टी इज लेस देन पी इज लेस देन यू। ओहो तो सही हो गया ये तो। गिवन कंक्लूजन इज, पहला वाला ट्रू हो गया। चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, पी डॉलर, पी डॉलर क्या है, क्यू। डॉलर का मतलब क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्यू। P और Q चाहिए अपने को। P और Q का पॉसिबिलिटी है, P और Q का पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ, P इज लेस देन U इज ग्रेटर देन Q, ऐसे लिख सकते हैं। ओ ये वाला केस में कंक्लूजन मिलता है कभी भी नहीं। क्या लिखेंगे, वी विल गेट नो कंक्लूजन, we will get no conclusion, hence the given conclusion 2 is false। आगे करे कि होमवर्क दे, हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो देखो 8, 9, 10 आप होमवर्क में करेंगे। कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 थोड़ा सा बड़ा है, 8-10 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको अच्छे से करके आना, ठीक है। एंड डू ट्राई कि जो ये एक्सरसाइज है ये क्लास में खत्म हो, घर जाके इसको वापस नहीं पढ़ना पड़े आपको।